हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 6। चैप्टर का नाम है खुली अर्थव्यवस्था और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो इसको मैंने 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से ये पार्ट 1 है और ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम माइक्रो स्टार्ट करेंगे 12th क्लास की। तो सबसे पहले हम चैप्टर का मीनिंग ही समझ लेते हैं। चैप्टर का नाम है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब होता क्या है? तो खुली अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो विभिन्न माध्यमों द्वारा अन्य देशों से अंतर व्यवहार करती है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि एक देश पूरी दुनिया के साथ, ठीक है, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उन सभी देशों के साथ अंतर व्यवहार कर सकता है। मतलब चीज़ों का आदान प्रदान कर सकता है, चीज़ों को खरीद सकता है, बेच सकता है, वस्तुओं को खरीद और बेच सकता है, सेवाओं को और परिसंपत्तियों को। परिसंपत्ति मतलब जितने भी एसेट्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टी वगैरह, प्रॉपर्टी में जितनी भी चीज़ें आती हैं उन सबको खरीद सकता है, बेच सकता है, ठीक है। मतलब अंतर व्यवहार कर सकता है, दोनों आपस में अंतर व्यवहार कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि एक देश बाकी सभी देशों के साथ क्रय और विक्रय दोनों कर सकता है। मतलब वो क्रेता भी बन सकता है और वो विक्रेता भी बन सकता है। तो ये होता है खुली अर्थव्यवस्था। इसके बाद एक और मीनिंग हमें समझना है, बाज़ार। बाज़ार किसे कहते हैं? तो देखिए, एक आम आदमी के लिए जो बाज़ार का तात्पर्य होता है वो एक स्थान से होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे क्रेता हों और बहुत सारे विक्रेता हों, ठीक है। वस्तुओं को बेचने वाले हों और ख़रीदने वाले हों, वस्तुओं को और सेवाओं को। हमेशा वस्तुओं के साथ सेवाएं भी आएंगी। तो उनको ख़रीदने बेचने वाले हों, कोई जगह हो, जैसे कि हम तो मानेंगे मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार, शनिचर बाज़ार, इस तरीके से कहते हैं ना कि वो सब बाज़ार है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो ये तक कहते हैं जो हफ्ते में लगते हैं, एक वीक में लगते हैं, वो बाज़ार हैं। और जो शॉप्स होती हैं उनको कहते हैं मार्केट, और जो वीकली लगते हैं उनको कहते हैं बाज़ार। यहाँ तक भी लोग कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे क्रेता और विक्रेता उपलब्ध होते हैं वो बाज़ार है। अब बाज़ार का मतलब एक जगह से नहीं होता कि हम किसी जगह पे जाएंगे कि वही बाज़ार है क्योंकि वहाँ पे शॉप्स ओपन है, या फिर वहाँ पे कोई वीकली या मंथली बाज़ार लगता है तो वो बाज़ार है, ठीक है। एक आम आदमी के लिए तो वो बाज़ार होता है। लेकिन अर्थशास्त्र में क्या होता है? अर्थशास्त्र में बाज़ार से अभिप्राय उस समस्त क्षेत्र से होता है, ठीक है, उस सारे क्षेत्र से जहाँ पर किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता स्वतंत्र संपर्क कर सकें। इस लाइन का क्या मतलब है कि एक ऐसी जगह, ठीक है, एक ऐसा मतलब पूरी जगह, चाहे वो कोई भी जगह हो। ऐसा नहीं कि जहाँ पे शॉप्स ओपन होंगी सिर्फ वही, वो कोई भी जगह हो जहाँ पे कोई खरीद रहा है कुछ और कुछ बेच रहा है। मतलब क्रेता है और विक्रेता है और दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों फ्री हैं एक दूसरे से सामान खरीदने और बेचने के लिए। उन पर कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है, वो दोनों स्वतंत्र हैं। तो उस जगह को हम बाज़ार कहेंगे। जैसे कि आपने देखा है आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है। अब हमें पता होता है कि उसका विक्रेता कौन है, हमें मतलब ही नहीं है, बस हमें साइट का पता है कि इस साइट से हमें शॉपिंग करनी है। क्रेता कहीं पे बैठा हुआ है, विक्रेता कहीं पे बैठा हुआ है, लेकिन शॉपिंग हो रही है ना। अब वस्तुएं बिक रही हैं ना, बिक भी रही हैं और ख़रीदी भी जा रही हैं, ठीक है। तो बाज़ार जो है किसी एक पर्टिकुलर जगह से इसका मतलब नहीं होता है। बाज़ार उस समस्त क्षेत्र को कहते हैं जहां किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता स्वतंत्र रूप से संपर्क कर सकें, जहाँ पर वस्तु की एक निश्चित कीमत हो। मतलब जो चीज़ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसकी कोई कीमत होनी चाहिए, जहाँ पे सुगमता हो, जहाँ पे शीघ्रता से सामान बिके। ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे कि हमें एक मार्केट में चाहिए तो वैसा ही ये सब जगह पर होता है। तो उस जगह को अर्थशास्त्र में बाज़ार कहते हैं। अब आपका जहाँ पे भी बाज़ार वर्ड यूज़ होगा इस चैप्टर में तो आप समझिएगा कि बाज़ार वर्ड क्यों यूज़ हो रहा है। ये नहीं कि मंगल बाज़ार और बुध बाज़ार की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आते हैं बाज़ार के मुख्य तत्व। मतलब एक बाज़ार किसे कह सकते हैं, अभी तो मैंने बता दिया, लेकिन इसके मुख्य तत्व ये हैं कि क्या क्या होना ज़रूरी है। नंबर 1, एक तो वस्तु, वो वस्तु जिसे बेचा जा रहा है और ख़रीदा जा रहा है, ठीक है। वस्तु होनी चाहिए, कोई सेवा होनी चाहिए जिसको बेचा या ख़रीदा जा रहा है। इसकी जब तक वस्तु या सेवा कुछ होगा नहीं तो बाज़ार ही किसे कहेंगे।
क्रेता और विक्रेता स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से संपर्क में होने चाहिए, उनके बीच में कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे से संपर्क कर सकें। क्रेता और विक्रेता जो वस्तु को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। नंबर 3 क्षेत्र, जगह, ठीक है, जैसे कि समस्त क्षेत्र, पूरे क्षेत्र को जहाँ पे भी ये सारी चीज़ें, उन सभी को बाजार कहते हैं। और नंबर 4 कीमत एक होने की प्रवृत्ति, कोई कीमत होनी चाहिए वस्तु या सेवा जो भी है उसकी। अब हम चैप्टर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है अदायगी संतुलन। अदायगी संतुलन से क्या मतलब है, तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में BOP कहते हैं, ठीक है, BOP। इसका मतलब होता है अदायगी संतुलन किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच, ठीक है। एक देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उस देश के, तो वो लोग दूसरे देशों से वस्तुओं का, परिसंपत्तियों का और सेवाओं का, इन तीनों चीज़ों का लेन देन कर सकते हैं। और इस लेन देन का जो पूरा डाटा होता है, पूरा विवरण होता है, उसको कहते हैं अदायगी संतुलन, ठीक है। जो पूरा लेन देन है एक देश में रह रहे लोगों का पूरे विश्व के देशों से। आप में से जो वीडियोस देख रहे हैं, आपके बहुत सारे जानने वाले होंगे, या आप में से कोई होगा जो दूसरे देशों से वस्तुएं खरीदते होंगे या बेचते होंगे। और अब तो हमारी ही मार्केट में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं कि उसके लिए दूसरे देश जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा शॉप्स पे मिल जाती हैं। तो हम कहाँ थे? अदायगी संतुलन पर। अदायगी संतुलन किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच, ठीक है, एक देश के निवासी पूरे विश्व में एक समय अवधि में, इसका एक निश्चित समय होता है। ये जो डाटा होता है ऐसा थोड़ी होता है कि कभी भी निकालने बैठ गए, एक टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है, एक समय अवधि होती है, और जो ख़ास तौर पे 2 साल की होती है, ज़्यादातर 2 साल की होती है। तो उसमें जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, जितनी भी परिसंपत्तियां हैं, उन सब का क्या लेन देन हुआ, उसका पूरा डाटा, पूरा विवरण होता है अदायगी संतुलन में। इसके 2 मुख्य खाते होते हैं, एक होता है चालू खाता और एक होता है पूंजी खाता। दोनों को हम बहुत ही डिटेल के साथ समझेंगे। चालू खाता हम यहाँ से समझ सकते हैं, एक बार आप इस पिक में देखिए, उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए चालू खाते में क्या क्या आता है। चालू खाते में आते हैं वस्तुओं का व्यापार, ठीक है, वस्तुओं का आयात और निर्यात दोनों इसमें आएंगे। वस्तुओं का व्यापार और सेवाओं का व्यापार, ठीक है, वस्तुएं और सेवाएं, इसमें परिसंपत्तियां नहीं आएंगी, सिर्फ वस्तुएं और सेवाएं। और अंतरणे भुगतान, अब ये क्या है, देखो वस्तुओं का जो व्यापार है उसमें आएगा आयात और निर्यात। जितना भी आयात देश में खरीदा गया सामान, और निर्यात देश ने जो सामान दूसरों को बेचा। इसके बाद सेवाओं में क्या क्या शामिल होगा? सेवाओं में शामिल होगा निवल उपदान आय, कर्मचारियां क्षतिपूर्ति से निवल आय, निवल निवेश आय, ठीक है, निवल गैर उपदान आय, जैसे कि ये जहाज़ रानी, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, सॉफ्टवेयर सेवाएं, ये सारी की सारी इसमें आएंगी। आपसे इतनी डिटेल में पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, कि किसमें क्या क्या आएगा। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि चालू खाते में क्या आएगा, क्योंकि इसमें डेबिट और क्रेडिट ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अंतरण भुगतान में क्या क्या आता है, जैसे कि किसी ने किसी को कोई उपहार दिया, ठीक है, प्रेषित धन तथा अनुदान, ये सब देना। उपहार में क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उपहार में कोई छोटी मोटी चीज़ होगी, कई बार उपहार में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ वगैरह और पता नहीं क्या क्या दे देते हैं, तो वो सब इसमें आएगा अंतरण भुगतान में। तो ये तो हो गई चालू खाते की बात। इसके बाद आप इस पिक में देखिए पूंजी खाते को। पूंजी खाते में वस्तुएं और सेवाएं नहीं आएंगी। इसमें क्या आएगा, इसमें सारी पूंजी वाली चीज़ें आएंगी। नाम से ही पता चल रहा है पूंजी खाता है। जैसे कि निवेश, जितना भी निवेश किया, उस पर पैसा लगाया, वो सब पूंजी खाते में आएगा। अब वो प्रत्यक्ष निवेश हो, कोई फिक्स डिपॉजिट हो, ठीक है, या पूंजी प्रवाह हो, विदेशी फंड हो, वो किसी भी तरीके का निवेश हो, सारे के सारे निवेश पूंजी खाते में आएंगे। उसके बाद विदेशी ऋण, विदेशों से जो हमें ऋण प्राप्त हुआ है वो पूंजीगत खाते में आएगा। और विदेशी सहायता, विदेशों से कई बार सहायता भी प्राप्त होती है, वो सारी भी, क्योंकि है तो वो एक प्रकार की पूंजी ही ना, तो वो सारा का सारा पूंजी खाते में आएगा। तो पहले हम पढ़ते हैं चालू खाता के बारे में। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। इसमें क्या होता है, इसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार का विवरण होता है।
कि वस्तुएं और सेवाएं कितनी आदान हुई, कितनी प्रदान हुई, कितना आयात हुआ, निर्यात हुआ, इन सब का जो पूरा डेटा है, पूरा विवरण है, वो सारा चालू खाते में आता है। अब हमें सिर्फ ये पता करना है कि इसमें आयात और निर्यात को शामिल किया जाता है। आयात और निर्यात आपको पता ही है कि देश में जितना भी सामान खरीद कर आता है उसके बदले हमारा पैसा जाता है, तो उससे आयात कहते हैं। अगर आयात ज़्यादा होता है तो देश में जो वस्तुएं बन रही हैं उनकी मांग कम हो जाती है, क्योंकि देश की वस्तुएं तो हम खरीद नहीं रहे, दूसरे देशों की खरीद रहे हैं, तो उनकी मांग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और ऐसे ही निर्यात का होता है। निर्यात मतलब दूसरे देश हमारे देश की वस्तुएं खरीद रहे हैं, हम उन वस्तुओं को बेच रहे हैं, तो इससे क्या होता है, इससे मांग बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे देश के लोग तो खरीद ही रहे हैं, साथ में दूसरे देश के लोग भी खरीद रहे हैं, तो मांग बढ़ रही है। इसमें उपहार, प्रेषित जन और अनुदान ये सारे शामिल होते हैं। ये सरकार या विदेश में रहने वाले निजी व्यक्तियों द्वारा किए जा सकते हैं। मतलब ये कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो व्यापार हो रहा है, ये जो आयात निर्यात हो रहा है, ये जो उपहारों का आदान प्रदान हो रहा है, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, ये सरकार द्वारा तो होती ही हैं, साथ में जो लोग रह रहे हैं उस देश में, तो उनका अपना निजी भी हो सकता है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे चालू खाते में संतुलन। चालू खाते में संतुलन कब होता है, घाटा कब होता है, अधिक्य कब होता है, ये सारा। तो देखो, संतुलन, बैलेंस तो हमें समझ में आता है, जब दोनों बराबर होंगे, आदान प्रदान सब बराबर होगा, तब होगा क्या होगा, संतुलन होगा। तो चालू खाता संतुलन में तब होता है जब बिल्कुल बराबरी हो। किस में बराबरी हो? आयात और निर्यात में, उपहार आने जाने में, जितने भी है सब में बराबरी हो। अधिक कब होता है? अधिक का मतलब होता है कि हमारा देश बेच ज़्यादा रहा है और ख़रीद कम रहा है, तो हमें फ़ायदा होगा ना। हम चीज़ों को बेच ज़्यादा रहे हैं मतलब पैसा आएगा, और अगर ख़रीदेंगे ज़्यादा तो मतलब पैसा जाएगा। तो इसलिए जब हमारा निर्यात ज़्यादा होता है, आयात कम होता है। इतना तो हम खुद से ही सोच सकते हैं ना, इसमें रटने वाली ज़रूरत नहीं है कि कब पैसा आएगा और कब जाएगा। मतलब निर्यात ज़्यादा होगा तभी तो पैसा आएगा, जब माल बिकेगा। तो अगर निर्यात ज़्यादा है और आयात कम होता है, तो तब जो है अधिक्य होता है, जिसको हम अधिक कहते हैं। और घाटा कब होता है? घाटा तब होता है जब इसका अपोजिट होता है, मतलब हम खरीदते ज़्यादा हैं, आयात ज़्यादा होता है और निर्यात कम होता है, तो देश ऋणी हो जाता है, ऋण में डूब जाता है, कर्जे में डूब जाता है, और ये घाटा हो जाता है। अब इसे डेबिट और क्रेडिट कैसे किया जाता है चालू खाते में? तो इसमें जो है वस्तुओं के जितने भी निर्यात हैं, ठीक है, जो हमारे देश से जा रहे हैं, जितने भी निर्यात हैं, उनको अदायगी संतुलन में क्रेडिट किया जाता है। अभी तक हम स्टार्टिंग से अदायगी संतुलन के बारे में पढ़ रहे हैं। अदायगी संतुलन के 2 खाते होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता, जिसमें से हम चालू खाते के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चालू खाता में जो है क्या होता है, निर्यात को अदायगी संतुलन में क्रेडिट किया जाता है, क्रेडिट की तरफ लिखा जाता है, और जो आयात है उसको डेबिट की तरफ लिखा जाता है। ये बात आप अपने माइंड में बिल्कुल रख लीजिए, कभी भी काम आ सकती है। इसके बाद हम आते हैं पूंजी खाता पर। तो पूंजी खाते में क्या होता है, इसमें सिर्फ परिसंपत्तियों का होता है, जितनी भी समस्त सारी परिसंपत्तियां हैं, कितने भी टाइप्स की हों, वो सारी परिसंपत्तियां इसमें ही आती हैं। इसमें वस्तुएं और सेवाएं नहीं आती, क्या आती हैं, परिसंपत्तियां आती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन है, मतलब देश के बाहर के लेन देन, उन सब का जितनी भी लेन देन है परिसंपत्तियों से रिलेटेड, वो सारा का सारा पूंजी खाते में आता है। परिसंपत्ति धन को रखने का कोई भी रूप हो सकता है, ठीक है। जो प्रॉपर्टी है वो किसी भी रूप में हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है वो एक प्लॉट के रूप में ही होगी या एक बिल्डिंग के रूप में ही होगी। वो मुद्रा के रूप में हो सकती है, मतलब करेंसी के रूप में, वो स्टॉक के रूप में हो सकती है, बंद पत्र हो सकते हैं, बंद पत्र जो सट्टा वगैरह होता है वो भी हो सकता है, और बंद पत्र जो कंपनियां अपने शेयर्स बेचती हैं उनको हिंदी में बंद पत्र कहते हैं, वो हो सकते हैं, सरकारी ऋण हो सकते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे हो सकते हैं। तो सारे के सारे किस में आते हैं, पूंजी खाते में आते हैं। अब परिसंपत्तियों की जो खरीद है और जो बिक रहा है, जो खरीदा जा रहा है, सब पूंजीगत खाते में आते हैं। तो परिसंपत्तियों की जो खरीद है, हम जिन परिसंपत्तियों को खरीद रहे हैं वो आते हैं डेबिट में, उनको डेबिट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई भारतीय
यूएस की एक कार खरीद रहा है, ठीक है, भारतीय इंसान है और यूएस की एक कार खरीद रहा है, तो कार खरीद रहा है तो क्या हो रहा है, हमारे देश से पैसा जा रहा है दूसरे देश में, तो इसको किया जाएगा डेबिट। और क्रेडिट किसे किया जाएगा, किसी दूसरे देश का कोई बंदा हमारे देश से कोई भी सामान खरीद रहा है, मान लीजिए वो भी कार ही खरीद रहा है, ठीक है, तो हमारे देश में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, उसको किया जाएगा पूंजीगत खाते में क्रेडिट। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आते हैं पूंजी खाता संतुलन कब होता है। तो इसमें भी जब डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर हो जाते हैं, बिक्री और जो खरीद है वो दोनों बराबर हो जाती हैं, तो क्या हो जाएगा, पूंजी खाता संतुलन में हो जाएगा। लेकिन पूंजी खाता संतुलन में कब नहीं होता, अधिक्य कब होता है, अधिक्य तब होता है जब हमारी बिक्री ज़्यादा होती है, और कम कब होता है, जब हमारे जो खरीद है वो ज़्यादा होती है, तो तब कम हो जाता है। अब हम आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि एकाधिकार का क्या अर्थ होता है, एकाधिकार जो बाज़ार होता है उसका क्या अर्थ होता है और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, अल्पाधिकार बाज़ार किसे कहते हैं और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। वेल, बाज़ार किसे कहते हैं ये तो मैंने बता दिया, लेकिन एकाधिकार बाज़ार, अल्पाधिकार बाज़ार ये किसे कहते हैं और इनकी विशेषताएँ क्या क्या होती हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।